आप देख रहे हैं सत्याग्रह, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सत्याग्रह में तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी। अब आइए विस्तार से खबरों की ओर आगे बढ़े। नार्को टेस्ट को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच आर पार की जंग लगातार चल रही है। तो वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट की मंत्रा से तुलना कर दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना लगातार जारी है। पहलवान के नार्को वाले चैलेंज को ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्वीकार किया, साथ ही उनको चुनौती भी दे डाली है। आरोपों के अखाड़े में अब सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट की तुलना मंत्रा और कैकेयी से कर दी है। कैकेयी ने रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंत्रा बन गया। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा नए षड्यंत्र में शामिल हुए और एक तथाकथित नाबालिग लड़की को लेकर आए। भूपेंद्र हुड्डा इस नए षड्यंत्र में शामिल हुए और एक तथाकथित नाबालिग लड़की को लेकर के आए। बताओ ब्रजभूषण को इतना हीरो क्यों बना रहे हो? नार्को टेस्ट की बात किसने की थी? किसने की थी? खिलाड़ियों ने की थी सबसे पहले। उसको क्यों इतना हीरो? अब वही वो कह रहे हैं टेस्ट के लिए तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। वो तैयार है तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। 2024 के चुनाव में भले ही एक साल देर हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पश्चिमी यूपी में अपनी खोई जमीन हासिल करने में जुटा रालोद निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। इसी क्रम में जयंत चौधरी हापुड़ पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जयंत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जयंत ने कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारियों में जुट जाने का मंत्र दिया। हालांकि 2024 के चुनाव में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इस पर उन्होंने खुलकर कुछ ठोस नहीं कहा। लोकदल की जो जमीनी इकाई है, जो कार्यकर्ता हैं गांव में, मैं उनसे मिलूंगा, उनकी बात समझूंगा। मैं चाहता हूं कि वो मजबूत रहें, हमारी पार्टी भी यहाँ बढ़त हासिल करे। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रालोद समरसता अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत पार्टी नेता जन जन तक पहुँच रहे हैं। रालोद के समरसता अभियान पर भाजपा ने तंज कसा है और दावा किया है कि 2024 के चुनाव में भाजपा को कोई ताकत हरा नहीं सकता। अब 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने 80 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जिताने का मन बना लिया है। जाहिर है, निकाय चुनाव में पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन से रालोद का जोश हाई है। तो भाजपा 17 नगर निगम में क्लीन स्वीप जैसे महाविजय के लिए पहले से संकल्पित है। निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद भाजपा की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। निकाय का रिजल्ट आने के बाद महज 10 दिन के भीतर भाजपा ने 6 क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठकें की हैं। अब भाजपा का जोर पिछड़ों को साधने पर है। लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को फतेह करने के लिए भाजपा ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 6 क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठकें करने के बाद भाजपा पिछड़ों को साधने के लिए ओबीसी मोर्चा की बैठक 29 मई को करने जा रही है। 29 मई को भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक होगी। ओबीसी मोर्चा की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। ओबीसी मोर्चा प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर सम्मेलन और सभाएं करेगी। 30 मई से भाजपा का महासंपर्क अभियान भी शुरू होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2024 के चुनाव को लक्षित करते हुए अपनी तैयारी को युद्ध स्तर पे अभी से प्रारंभ कर दिया है। भाजपा की बैठक पर सपा ने तीखा तंज कसा है और भाजपा को आरक्षण विरोधी बताया है। साथ ही ओबीसी मोर्चा की बैठक को डैमेज कंट्रोल करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए पिछड़े वर्ग की मीटिंग कर रही है, लेकिन अब पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। जाहिर है, भाजपा ने यूपी में मिशन 80 को फतेह करने का पूरा खाका खींच लिया है ताकि 2024 में जीत की बड़ी लकीर खींची जा सके। भले ही कर्नाटक की जंग खत्म हो गई है, मगर बजरंग दल को बैन करने वाला बयान मुद्दा बनकर अभी भी राजनीति में छाया हुआ है। ताजा बयान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने दिया। एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अरशद मदनी ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का वादा पूरा नहीं किया तो आगे से कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो दिया और उन्होंने कहा कि हम नफरत की सियासत को कबूल नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जिस इशू के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है वो भी एक इशू ये भी है
एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मदनी ने यह भी कहा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस को 95 से 100% वोट दिया, जिसके बाद कांग्रेस को अपना चुनावी वादा पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही अरशद मदनी ने भाजपा को उनकी पॉलिसी बदलने की सलाह भी दे डाली। बीजेपी को बदलना पड़ेगा। बीजेपी आए इलेक्शन के अंदर कहे कि हम तनहा हिंदू के वोट को नहीं, हम हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट को लेना चाहते हैं। क्यों नहीं जाएगा मुसलमान? मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। मदनी के बयान पर पलटवार किया है अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने। बजरंग दल को पीएफआई से जोड़ देना, ये कहाँ तक न्याय उचित है? बजरंग दल का काम है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। तो जो सेवा देने वाला है उस पे बैन, जो सुरक्षा की बात करता है उस पे बैन, जो संस्कार की बात करता है उस पे बैन। ये कहाँ तक न्याय उचित है? एबीपी न्यूज से अरशद मदनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस की हुकूमत में देश में दंगे हुए और साफ कहा कि बेंगलोर, मुरादाबाद, मुंबई, मेरठ में दंगे हुए, इन सब की जिम्मेदार कांग्रेस है। अब आइए आगे बढ़ें। देहरादून से दिल्ली तक सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। 2 दिनों के बाद देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू होने वाली है, जिसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। वंदे भारत ट्रेन जितनी बाहर से खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत तरीके से अंदर से भी डिजाइनिंग की गई है। बैठने की सीट से लेकर यात्रियों के मनोरंजन तक की पूरी व्यवस्था इसमें दी गई है। ट्रेन में जीपीएस सिस्टम और फायर सेंसर लगा हुआ है। ट्रेन में वाईफाई की सुविधा भी मौजूद है। इससे लोग ट्रेन में वाईफाई की मदद से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इन सब खूबियों के साथ साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन मात्र 4.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली तक का सफर पूरा करेगी। अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस ये ट्रेन आरामदेह है और सुविधाजनक भी है। वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर ही हूं, जहां पर आप देखेंगे कि इसमें जो लग्जरी सुविधाएं हैं वो मिल सकेंगी। आज ये ट्रायल है, यहां से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी और जो यात्री यहां से दिल्ली का सफर करते हैं उनका सफर है वो सुगम और आसान तो होगा ही, साथ ही समय की बचत भी होगी। 2 दिन बाद सुबह 11 बजे उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। 25 मई से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली ट्रेन देश की 118वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। देश भर में आज से 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई बैंकों में भीड़ नजर आ रही है तो कहीं लोग कम संख्या में नोट बदलवाने के लिए बैंकों का रुख कर रहे हैं। नोट बदलने के लिए बैंकों में एक अलग से काउंटर बनाया गया है। जिन लोगों के पास 2000 का नोट है वो बैंक पहुंचकर बिना किसी परेशानी के अपने नोट बदलवा रहे हैं। हालांकि वाराणसी में बैंकों में इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली। 7 नोट लेके आई थी 2000 के, तो आज तो आई हूँ तो मुझे तो बहुत इजीली चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब आगे से शायद हो सकता है भीड़ हो जाए थोड़ा। लोग बहुत इजीली आ रहे हैं, उन्हें बहुत बेहतर सर्विसेज मतलब प्रोवाइड की जा रही है शाखा के द्वारा। कानपुर के बैंकों का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। एबीपी गंगा की टीम सिविल लाइंस में स्थित बैंक में पहुंची तो यहाँ लाइन में कुछ ही लोग नजर आए। लोगों का कहना है कि नोट बदलवाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। कहीं इशू नहीं हो रहा कोई दिक्कत की, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही जैसी पिछली नोटबंदी के दौरान दिखाई गई थी। दिल्ली में भी बैंकों में व्यवस्था की गई है। हालांकि राजधानी दिल्ली के बैंकों में भी किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति नजर नहीं आई, जैसे कि 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान देखने को मिली थी। राहत की बात यह है कि 30 सितंबर तक आरबीआई ने नोट बदलवाने की तारीख तय की है। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग विवाद पर वाराणसी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। काशी में ज्ञानवापी परिसर विवाद से जुड़े सभी मामलों को अब एक साथ सुना जाएगा। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी मामले एक साथ एक ही कोर्ट में सुने जाएंगे। कोर्ट ने सभी 8 मुकदमों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। ऑर्डर बहुत अच्छा है। यदि हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट जाएं, वहाँ भी हम कंटेस्ट करेंगे, हम वहाँ भी एक करेंगे। आदि विशेषकर को जल्द से जल्द हम लोग मुक्त कराएं, ऐसा प्रयास हो और न्यायालय के इस फैसले का हम जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। जिन 8 याचिकाओं को एक ही कोर्ट में सुना जाएगा वो याचिकाएं हैं लक्ष्मी देवी बनाम आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम मां गंगा की पूजा का अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम सत्यम त्रिपाठी परिसर में पूजा के अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम मां श्रृंगार गौरी के ओज का अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम नंदी महाराज की पूजा का अधिकार, राखी सिंह वगैरह उत्तर प्रदेश सरकार ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर सुनवाई। हालांकि हिंदू पक्ष इन मुकदमों को एक साथ सुने जाने के फैसले के बाद 2 धड़ों में बटा दिखाई दे रहा है।
एक तरफ वादिनी महिलाओं के वकीलों का मानना है कि सभी मुकदमों का नेचर एक है, तो वहीं विश्व वैदिक सनातन संघ इस मुकदमे को लेकर शुरू से ही विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि जब मुकदमे अलग अलग हैं, तो एक नेचर कैसे हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में अवैध रूप से बने मजारों पर कार्रवाई कर रही है। ठीक वैसी मांग अब उत्तर प्रदेश में भी उठने लगी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से भाजपा के विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम से अपील की है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध मजारों का निर्माण करवाया जा रहा है। इन मजारों की वजह से आए दिन दुर्घटना भी हो रही है। ऐसे में इन मजारों को रास्ते से हटाया जाए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि इस पर रोक लगनी चाहिए और इस प्रकार के जो मार्ग अवरुद्ध जिनसे होता है, यातायात में लोगों को दिक्कत होती है। सीएम को लिखे पत्र में सुनील शर्मा ने 3 मजारों की फोटो भी भेजी है और मजारों का पता भी दिया है। भाजपा ने उनके बयान का समर्थन किया है। फिर भी यदि किसी मजार वगैरह का मुद्दा उन्होंने उठाया होगा तो शायद उनकी जानकारी में होगा। यदि अवैध कब्जा चाहे मजार के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से। इसके ठीक उलट समाजवादी पार्टी ने भाजपा के इस कदम को मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने वाला कदम बताया है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। दरअसल उत्तराखंड में बड़े स्तर पर सरकारी जमीन से अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हर तरफ ऐसे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है और अब साहिबाबाद से विधायक ने पत्र लिखकर ये मामला और गर्मा दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और गर्म हो सकती है। यूपी के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा 31 मई को रिटायर हो रहे हैं और उनके जाने के बाद डीजीपी के पोस्ट पर किसकी तैनाती होगी, इस सवाल को लेकर एक बार फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। यूपी में ठीक वही स्थिति 2 महीने पहले हुई थी, जब डीएस चौहान 31 मार्च को डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। सवाल है कि उत्तर प्रदेश को फुल टाइम डीजीपी कब मिलेगा, या फिर लगातार तीसरी बार भी यूपी पुलिस कार्यवाहक डीजीपी के ही भरोसे रहेगी। यूपी पुलिस लगातार 13 महीने से कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे है। ऐसे में नए डीजीपी पद के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है, जिनमें 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल लगातार पहले नंबर पर हैं। फिर नंबर आता है 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार और 1988 बैच के ही अधिकारी विजय कुमार का। इन तीनों आईपीएस अधिकारियों का कार्यकाल 2024 तक का है। सूत्रों के मुताबिक फुल टाइम डीजीपी बनाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से यूपीएससी को अभी तक अधिकारियों का पैनल नहीं भेजा गया, और अगर ऐसा है तो यूपी पुलिस कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे ही रहेगी। और हाल ही में एडीजी से प्रमोट करके स्पेशल डीजी बनाए गए प्रशांत कुमार को ही कार्यवाहक डीजीपी बनाकर काम चलाया जा सकता है। प्रशांत कुमार का कार्यकाल मई 2025 तक का है। यूपीएससी की परीक्षा में यूपी के बेटियों ने कमाल किया है। टॉप 4 में लड़कियों ने बाजी मारी है, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इशिता किशोर ने यूपीएससी की परीक्षा में पहला रैंक हासिल किया, जो ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हैं। टॉप करने वाली इशिता किशोर ने कहा कि परिवार ने उनका पूरा समर्थन किया है और इसी वजह से आज उन्हें कामयाबी मिली है। आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। जब हमने देखा कि इसका नाम हमें लगा था ढूंढना पड़ेगा, पर ये तो पहला ही नंबर हो गया, फिर तो खुशी तो 2 मिनट के लिए इतनी जल्दी वो सिंक इन नहीं कर रही थी, बट जल्दी से फिर मैंने कहा कि तुम 2-4 बार चेक करो, कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है बहुत लोगों का। बरेली की रहने वाली स्मृति मिश्रा ने 4था स्थान हासिल किया। स्मृति मिश्रा के पिता पुलिस में कार्यरत है। स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट में काम करना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने अर्बन लोकल गवर्नेंस में ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं अपने गवर्नमेंट से जो लोकल लेवल पे है, तो वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करूँगी। तो ये दोनों मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। आया यूपीएससी का, और मेरी बेटी स्मृति जो है ऑल इंडिया 4थी रैंक हासिल की है। टॉप 20 में यूपी के 4 युवाओं ने जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश की बेटियों के डंके की गूंज ग्रेटर नोएडा से बरेली तक है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रक की सवारी करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ तक लगभग 50 किलोमीटर तक का सफर ट्रक से तय किया, जिसका वीडियो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। सोमवार रात को राहुल गांधी ने अंबाला में ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की और ड्राइवरों के मुद्दों और उनकी समस्याओं को भी समझने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राहुल गांधी की तारीफ की है, जिसके बाद वो अंबाला से ट्रक से ही रवाना हो गए। राहुल ने ट्रक को सुबह 5:30 बजे अंबाला सिटी के श्री मंडी साहिब गुरुद्वारे पर रुकवाया और गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरुद्वारे में लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया।
इसी कड़ी में मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी भी आए और जिनके यहाँ पे उनके मन में श्रद्धा थी, श्रद्धा होगी, तभी विशेष तौर पे अम्बाला में आके वो यहाँ नतमस्तक हुए हैं और संगत भी पहुँच रही है, उनके साथ और भी साथी आए होंगे। कर्नाटक की सियासी थकान और मैदानों में पड़ रही भारी गर्मी से राहत पाने के लिए राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे हैं। यह उनका निजी दौरा है। शिमला में वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर रुके हुए हैं। पीएम मोदी इस वक्त विदेशी दौरे पर हैं। 2014 के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में हैं और पीएम मोदी जैसे ही भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे, पूरा स्टेडियम मोदीमय हो गया। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ सिडनी के एरिना स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 2014 में किया हुआ अपना वादा लोगों को याद दिलाया। तो आपसे एक वादा किया था, वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पीएम जब भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी मौजूद थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों का 3C, 3D, 3E कनेक्शन समझाया। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पापुआ न्यू गिनी में हुए फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान रिपब्लिक ऑफ पलाऊ और फिजी ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।